हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सिक्योरिटी मिशंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज अपन बात करेंगे पहले चैप्टर की। और आपको पता है इस चैप्टर का वेटेज आपके राजस्थान बोर्ड में बच्चों इस 4 मार्क्स का वेटेज है। आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले बहुचयनात्मक क्वेश्चन मिलेंगे। और एक आपको बच्चों 3 नंबर की डेरिवेशन मिलेगी। इस चैप्टर से एक तो आएगी आपकी डेरिवेशन और आपके 2 MCQ आपको देखने को मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब किसी चैप्टर से MCQ आता है तो उस पूरे चैप्टर की आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो MCQ करना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में होगा तभी आप MCQ सोल्व कर पाते हो। तो इतने क्वेश्चनों के भरोसे मत रहना, जितनी ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करोगे आपके नंबर उतने ही अच्छे आएंगे। आपके कंसेप्ट कितने अच्छे हैं उसके हिसाब से आपके MCQ तैयार होंगे। बच्चों, पहला क्वेश्चन पढ़ो। कुछ दूरी पर स्थित 5 माइक्रोकुलाम तथा -5 माइक्रोकुलाम आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्य कर रहा है। इन आवेशों को अगर मैं स्पर्श करवाकर उतनी ही दूरी पर वापस रख दूं तब इनके मध्य कितना बल लगेगा। बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अपन इस क्वेश्चन को आराम से ना बच्चों सोल्व करते हैं। मानना कि बच्चों ये अपने पास एक आवेश हो गया और एक आवेश ये हो गया अपने पास। एक मिनट रुकना बच्चों, एक आवेश अपने पास ये हो गया। मान लीजिए दोनों का आकार थोड़ा क्या बनाना आपको सेम आकार के लेने। ये मान लीजिए 2 आवेश हो गई मेरे पास। अब बच्चों इसने क्या बोला कि दोनों के बीच के कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, कुछ दूरी पर दोनों क्या है बच्चों रखे हुए हैं। ये बच्चों दोनों आवेश है ना, मान लीजिए कि एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं बच्चों? अपन ने मान लिया कि दोनों R दूरी पर रखे हुए हैं। एक मिनट बच्चों, माना कि ये दोनों आवेश एक दूसरे से बच्चों R दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए? R दूरी पर। और इस पर मान लीजिए आवेश हैं +5 माइक्रोकुलाम। इसको मैंने नाम दे दिया, इस चार्ज को मैंने नाम दे दिया मान लीजिए Q1। और इस पे अपना चार्ज दे रखा है -5 माइक्रोकुलाम और इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों Q2 नाम दे दिया। और इनके बीच में है ना एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान आपको दे दिया है 9 न्यूटन का आकर्षण बल लगा रहा है। अब आगे क्या बोल रखा है, इन दोनों गोलों को उसने क्या कराया बच्चों, आपस में टच करवाया। आपस में क्या करवाया? आपस में इनको जब भी दो समान आकार के गोलों को आपस में टच करा के दूर करते हैं ना बच्चों, जब भी देखो एक मिनट बच्चों, समान आकार के हैं दोनों दोनों आवेश, आपको समान आकार के मान के चलना है। कैसे आकार के मान के चलना है बच्चों? समान आकार के। एक मिनट रुकना बच्चों, ये एक गोला ये हो गया और एक गोला मान लीजिए ये हो गया अपना। जैसे ही अपन बच्चों दोनों को टच करवाएंगे ना, इस पर आवेश मान लीजिए बच्चों, इस पर आवेश अपना है Q1। एक मिनट रुकना बच्चों, ये मान लीजिए जब भी अपन दो गोलों को अपन टच करवाते हैं ना बच्चों, इस पर आवेश हैं Q1, इस पर आवेश हैं Q2। और अपन अगर टच करवा के फिर से इनके बीच की दूरियां उतनी ही कर दे, एक बार आपस में टच करा के फिर से इनको R दूरी पर रख दिया जाए, तो बच्चों क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा आवेशन की प्रक्रिया में। अब मैंने फिर से इनको कितनी दूरी पर रख दिया बच्चों? R। एक पर आवेश था 5 माइक्रोकुलाम, दूसरे पे -5 माइक्रोकुलाम, दोनों के बीच की दूरी पता नहीं R मान ली, दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल था 9 न्यूटन। अब इनको जब भी दो गोलों को आपस में टच करवाते हैं तो उनका टोटल आवेश पहले तो जुड़ता है बच्चों, और फिर क्या करता है आधा आधा दोनों पे बढ़ता है। आधा आधा क्या है? दोनों पे बटेगा। अब इस पर जो आवेश आएगा वो आएगा Q1 + Q2/2 के बराबर आएगा। और इस गोले पर भी आवेश आएगा Q1 + Q2/2। और Q1 का मान है 5 माइक्रोकुलाम, Q2 का मान है -5 माइक्रोकुलाम/2। यानी इस गोले पर भी अब कितना आवेश आ जाएगा? 0। Q1 का मान 5, Q2 का मान -5/2। इस गोले पर भी आवेश कितना हो जाएगा? 0। अब ये गोला बच्चों आपका उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उदासीन। और ये भी कैसा हो जाएगा?
उदासीन, और दो उदासीन वस्तुओं के मध्य लगने वाला विद्युत बल हमेशा कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि आपको पता है F किसके प्रोपोर्शनल होता है, Q1 Q2। अगर दोनों वस्तुएं उदासीन है तो दोनों के मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा, विद्युत बल आपका 0 हो जाएगा। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, इस कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन बन सकता है। अगला, तो इसका आवेश कितना हो जाएगा बच्चों, 0। अगला, एक गोले में आवेश Q स्थित है तथा इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये अपन को पता है, अगर गोले में Q आवेश है तो उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये अपन का गाउस का नियम है। अब ये बोले गोले की त्रिज्या आदि कर दूं तो बताओ फ्लक्स के मान में कितना परिवर्तन आएगा। तो बच्चों अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, समझने लायक है। तो देखना बच्चों, ये मान लीजिए अपने पास एक बच्चों गोला है बढ़िया सा, कि हाँ सर ये हो गया एक गोला, ये इसका सेंटर हो गया बच्चों, अंदर कोई सेंटर, यहाँ सेंटर पे एक आवेश रखा हुआ है Q। कितना आवेश रखा है, Q। और इस गोले से बाहर निकलने वाला फ्लक्स हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया बच्चों, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों आपको सवाल घुमाएगा कि मैं इस गोले की त्रिज्या डबल कर दूं, या फिर मैं इस गोले की त्रिज्या आधी कर दूं, या 5 गुना कर दूं, 10 गुना कर दूं। आप गोले की त्रिज्या चाहे दुगुनी करो चाहे आधी करो, अगर अंदर के आवेश के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गोले की त्रिज्या आधी भी कर दो ना बच्चों, तो भी इस गोले से फ्लक्स अभी भी कितना निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इससे भी कितना निकलेगा बच्चों, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस ने बोला है कि बंद पृष्ठ के अंदर के आवेश से मतलब है अपन को, वो आकार में बड़ा है या छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे छोटा गोला कर चाहे बड़ा गोला कर, अंदर के आवेश में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक गोले से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आपको बोलेगा गोले की त्रिज्या 2 गुना कर दूं, 3 गुना कर दूं, आधी कर दूं, 1/4 कर दूं, कुछ भी कर, अगर वो अंदर से आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है तो आपके फ्लक्स के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। तो तुम क्या कहोगे, सर वो फ्लक्स क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, इनके त्वरण का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। ये मान लीजिए बच्चों, इधर की ओर एक समान विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसका मान कितना है बच्चों, E। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन स्थित है और एक अपना प्रोटॉन स्थित है। इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्योंकि ऋणावेशित हैं, और प्रोटॉन पे बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और तो बल का परिमाण कितना होता है, F बराबर QE। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश भी कितना होता है, E। विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, M। और तो प्रोटॉन पे भी कितना बल लगेगा, प्रोटॉन पे भी आवेश कितना होता है, E। और परिमाण कितना होता है, E। और तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना हो गया, E। आपको पता है विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पे लगने वाले बल का परिमाण कितना होता है, F बराबर QE। F बराबर कितना होता है, QE। और अपन को पता है न्यूटन के नियम से F बराबर क्या होता है बच्चों, ma। ये यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन का त्वरण आ जाएगा, और F बराबर ma यानी प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन का क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के त्वरण की बात करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, E अपॉन me। प्रोटॉन के त्वरण की बात करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, E अपॉन mp। अगर इनका अनुपात चाहिए तो E से कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण और प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात उल्टा आ जाएगा। ऊपर प्रोटॉन का मास आएगा और नीचे किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात इनका उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाए तो ऊपर प्रोटॉन और नीचे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो स्तर आवेशों के मध्य निर्वात भर दूं, एक बार तो निर्वात है, एक बार प्राविद्युत है, और एक बार चालक माध्यम है। तो कूलाम बल F1 F2 F3 हैं, तो निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सत्य है। ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा
ये मान लीजिए इसने अपन को 3 केस दिए हैं। कितने केस दिए हैं बच्चों? आवेशों का परिमाण समान है, दूरी समान है, लेकिन बीच का माध्यम अलग अलग है। आवेश यहाँ पर भी Q1 है, Q2 है, बीच की दूरी R1 है। यहाँ पर भी आवेश Q1 है, Q2 है, बीच की दूरी R1 है। यहाँ पर भी आवेश Q1 है, Q2 है, बीच की दूरी R है। पहले केस में इनके बीच में जो है वो है निर्वात है। दूसरे में है जो पराविद्युत माध्यम है, जिसका कुछ ना कुछ पराविद्युता को मतलब कुचालक है, कुचालक माध्यम है। तीसरे में है जो अपना एकदम कैसा माध्यम है? चालक माध्यम है। आपको पता है सबसे ज्यादा सर्वाधिक बल दो आवेशों के मध्य कब लगता है? जब उनके मध्य क्या होना चाहिए? निर्वात होना चाहिए। दो आवेशों के बीच में बल लगता है सर्वाधिक जब उनके बीच में क्या होता है? निर्वात। जब दो आवेशों के मध्य चालक माध्यम भर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हमेशा 0 होता है, क्योंकि आपको पता है चालक का पराविद्युतांक कितना होता है? अनंत। और किसी भी माध्यम के अंदर बल होता है निर्वात में लगने वाला बल अपॉन पराविद्युतांक। तो निर्वात में अगर बल F0 लग रहा है तो पराविद्युतांक अनंत का भाग दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो बच्चों F1 का तो मान किसके बराबर हो जाएगा? F0 के बराबर, जो कि क्या होता है? सर्वाधिक होता है। सेकंड आपका पराविद्युत माध्यम है तो F0 का मान किसके इक्वल हो जाएगा? F0 अपॉन एप्सिलॉन आर, जहाँ एप्सिलॉन आर का मान 1 से क्या होता है? बड़ा। तीसरा माध्यम F3 हो जाएगा F0 अपॉन एप्सिलॉन आर, और कुचालक का एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी होता तो तीसरे के लिए F0 का मान कितना, F3 का मान कितना आ जाएगा? 0। तो सबसे ज़्यादा किस में लगेगा? निर्वात में। फिर किस में लगेगा? पराविद्युत माध्यम में। और सबसे कम किस में लगेगा? सुचालक माध्यम में। इन दोनों के मध्य क्या होना चाहिए? चालक होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही सेट हो रहा है बच्चों? कि F1 का मान F2 से ज़्यादा है और F3 का मान 0 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर 1 माइक्रोकुलाम आवेश का द्विध्रुव स्थित है तो पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार राजस्थान बोर्ड में बने हुए हैं। क्या बोलते हैं वो क्वेश्चन के अंदर ऐसी सिंपल सी आपको लैंग्वेज का यूज करते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। आप कंफ्यूज हो गए नहीं। ये मान लीजिए एक को इसने बोला एक कोई गोला है जिसके अंदर एक है ना द्विध्रुव रखा है। क्या रखा है? द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है बच्चों? तुम कहोगे सर द्विध्रुव का मतलब जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। तो कुल मिला के इस गोलीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0। और इससे निकलने वाला फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? 0। चाहे चाहे एक द्विध्रुव नहीं, चाहे अंदर 50 द्विध्रुव आपको दे देना तो भी इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स तो कितना होता? 0 होता, क्योंकि द्विध्रुव की औकात नहीं है फ्लक्स बाहर निकालने की। कितना निकलेगा बच्चों? 0 निकलेगा। किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान कितना हो सकता है? वो तो आपको पता है, न्यूनतम ई के बराबर हो सकता है। ई को बोला जाता है आवेश का क्वांटा बोला जाता है। ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेशित कणों पे लगने वाला बल होता है Q इंटू ई। और दोनों पर आवेश के अगर अपन परिमाण की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश का परिमाण कितना होता है? ई। और तो मतलब दोनों पर लगने वाले बलों का परिमाण समान होगा। त्वरण समान नहीं होगा बच्चों। उन पे लगने वाले त्वरणों का उन पे लगे त्वरण बराबर होंगे? नहीं, त्वरण बराबर नहीं होंगे। विद्युत बल, उन पर विद्युत बल बराबर होंगे? विद्युत बलों का, वापिस सुनना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत बल समान नहीं होगा, क्योंकि बल कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। बल में दिशा भी होती है, दिशा विपरीत होंगे, लेकिन विद्युत बल का केवल और केवल क्या समान होगा? परिमाण समान होगा। मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। बिल्कुल कि हाँ सर हो गया। ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, इसके अंदर एक आपने इलेक्ट्रॉन रख दिया, एक आपने प्रोटॉन रख दिया। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत और प्रोटॉन पे बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और परिमाण कितना हो जाएगा? ई इंटू ई। और यहाँ पर भी परिमाण कितना हो जाएगा? ई इंटू ई। तुम क्या कहोगे सर दोनों बलों का परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है,
तो ऐसा नहीं बोल सकते हो बल समान है। बल दो सदिश तब समान होते हैं जब उनका परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो। तो तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे लगने वाले बल समान नहीं है, ये बोलना गलत है। बल समान नहीं है तो क्या समान है? बलों का परिमाण समान है। बलों का क्या समान है बच्चों? परिमाण समान है। ऐसे मत बोलना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे लगने वाले बलों का परिमाण समान है, सॉरी है ना, बल समान है। बल समान नहीं, क्योंकि जब आप बल बोलते हो ना तो परिमाण और दिशा दोनों चीजें साथ में आ जाती हैं, क्योंकि बल कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि सर एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखा जाता है तो इन पर लगने वाले बलों का परिमाण समान होगा। क्या समान होगा? परिमाण। दिशा समान नहीं होगी। इस वजह से अपन ऐसे नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल और प्रोटॉन पे लगने वाला बल समान नहीं होगा। केवल क्या समान होगा? दोनों बलों का परिमाण समान होगा, बल समान नहीं होगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यदि दो आवेशों के मध्य की दूरी बीच बल F है, इनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो आपको पता है गुलाम ने बोला था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रम। अगर दूरी 3 गुना करोगे तो बल घटेगा, और कितना गुना घट जाएगा? 9 गुना घट जाएगा। ये बच्चों एक अच्छा एग्जाम्पल है, आपको याद रखना। जी देखो, जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा जाता है उन्हें प्राय धातु की जंजीरें लटकाई जाती हैं। इसका कारण क्या होता है बच्चों? कि जब भी वाहन चलते हैं तो टायरों के घर्षण व सामने की हवा से जमा आवेश पृथ्वी में जा सके, आग लगने का खतरा टल सके। ये इम्पोर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों जब भी आप देखना, आपके कोई भी जिसमें ज्वलनशील पदार्थ भरा जाता है, इनके पीछे ऐसे ऐसे लोहे की रोडें लटकाती हैं जो ज़मीन से टकराती हैं। किससे टकराती हैं बच्चों? ज़मीन से। क्योंकि जब भी गाड़ी चलती है तो टायरों के मध्य या घर्षण की वजह से आवेश उत्पन्न हो जाता है, और अगर अगर गाड़ी पर कोई आवेश आ भी जाए तो वो इस ना चैन के थ्रू किस में चला जाए? ज़मीन के अंदर चला जाए। क्योंकि आग अगर 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 आवेश आ गया, घर्षण की वजह से आवेश आ गया, तो ज्वलनशील पदार्थों में आग लगने का खतरा हो जाता है। इस कारण अपन क्या करते हैं, गाड़ियों के पीछे लोहे की चैन को, यानी धातु की चैन को लटकाते हैं, जिसके थ्रू अगर इस चालक बॉडी पर कोई आवेश आ भी जाएगा ज्वलनशील बॉडी पर, तो वो पूरा का पूरा आवेश कहाँ चला जाएगा बच्चों? जमीन पर चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। आपको पता है दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर अगर कि आपको पता है प्रावैद्युतांक माध्यम, किसी भी माध्यम के प्रावैद्युतांक को के या एप्सिलॉन आर से लिखा जाता है। और आपको ये पढ़ा हुआ ही है कि माध्यम में बल हमेशा निर्वात से कम होता है, और कितने गुना कम होता है? आपका के गुना कम हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। एक घन के अंदर प्लस माइनस आवेश वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे तो घन से आप किसी भी बंद सत्ते के अंदर कितने भी द्विध्रुव रख लो, उससे निकलने वाला फ्लक्स हमेशा शून्य होगा, क्योंकि द्विध्रुव के पास कोई औकात नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि द्विध्रुव का कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण आपको पता है किसी एक आवेश का परिमाण इंटू दोनों के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। एंगस्ट्रॉम का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻10। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ पर और आ जाएगा -10। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम इंटू मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक आपको 2-3 याद करने हैं। एक तो याद करना है न्यूटन पर कूलाम, एक याद करना है वोल्ट पर मीटर। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर बच्चों लगने वाला है ना कुल बल तो शून्य होता है, लेकिन है ना बलागुण शून्य नहीं होता है, बलागुण कार्य करता है। और ये बलागुण इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। जब भी किसी साबुन के बुलबुले को आप ऋणावेश दोगे तो ऋणावेशों के मध्य प्रतिकर्षण होगा और खिंचाव पैदा होगा। खिंचाव पैदा होने की वजह से बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। बुलबुले की त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसी वर्ग के चारों कोने पर समान परिमाण के सजातीय आवेश हैं। यदि किसी एक आवेश के
कारण वरक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र ई है, तो वरक के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो बच्चों ये आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आपने किए भी होंगे, प्रैक्टिस भी किए होंगे। देखना बच्चों, अपन बात करते हैं अगले की। ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे आपके जब भी आपने प्रैक्टिस आपने की होगी अच्छी खासी। एक मिनट रुकना बच्चों। जैसे मान लीजिए ये क्या बोल रहा है, एक को ये मान लीजिए एक अपना वर्ग है, एक अपना क्या है बच्चों, वर्ग है। और यहाँ पर मान लीजिए हो गया ये वर्ग का केंद्र हो गया, और इसने बोल रखा है कि वर्ग के चारों कॉर्नर पे आवेश क्यों रखा हुआ है। तो बच्चों जब और वर्ग के अपन को केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस एक आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता मान लीजिए, आपको पता है धनावेश के कारण तीव्रता होती है त्रिज्यता बाहर की ओर, इसके कारण तीव्रता किधर आ जाएगी, इस ओर। ऊपर वाले के कारण किस ओर आएगी, इधर। नीचे वाले के कारण किस ओर आएगी, ऊपर। और ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देगी, आपको आपस में एक दूसरे क्या कर देगी, निरस्त कर देगी। और कुल मिला के केंद्र पर तीव्रता कितनी बचेगी बच्चों, जीरो बचेगी। कितनी बचेगी आपके, जीरो बचेगी, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। तो कितनी बचेगी बच्चों, जीरो बचेगी। ये सवाल अपन हो चुके हैं। गोले की त्रिज्या आदि करते तो भी क्या रहेगा, अपरिवर्तित। अब बच्चों अगर स्पर्श करवाते हैं दो गोलों को, तो पहले कुल आवेश क्या करते हैं, आपका ऐड होता है। -50 और 20 कितना हुआ, -30। फिर आधा आधा बटेगा, -15 और -15 हो जाएगा ऑप्शन। विद्युत फ्लक्स की विमा आपको याद होना चाहिए, M1L3T-3A-1, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φ = E × A होता है, ये पता है, E × A। और E की जगह आप लिख सकते हो न्यूटन पर कुलाम इंटू एरिया। न्यूटन की विमा आपको पता है M1L1T-2, कुलाम की कितनी हो जाएगी, T1A1, एरिया की कितनी हो जाएगी, M2। तो M1L3T-3A-1 इसकी विमा हो जाएगी। ये बच्चों आपने आपने बहुत बार क्वेश्चन किया होगा, एक गुलाम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18। आपको पता है आवेश के क्वांटिकन से Q = NE, और N का मान कितना आ जाएगा, 1/E का मान 1.6 × 10⁻19। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। देवदूर पे लगने वाले बल्लाकुण का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, P × C, ये तो आपको पता ही है। एक समतल किसी चादर के पास अगर आपको आर दूरी पर कितनी होती है, तो आपको पता है कितनी होती है, σ/2ε0। आपको पता है मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 c²/nm²। प्राविद्युत माध्यम के लिए गाउस का नियम क्या है बच्चों, ए ऑप्शन हो जाएगा। आपको पता है गाउस का नियम होता है E.ds। प्राविद्युत माध्यम होगा तो Q/ यहाँ आएगा एप्सिलॉन आएगा, और एप्सिलॉन को क्या लिख सकता हूँ, प्राविद्युतांक इंटू ε0। के को उधर भेजोगे तो के कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के अंदर लेके आ सकते हैं, बाहर भी ले जा सकते हैं, अंदर भी लेके आ सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। ये वाला फॉर्मूला तो है बच्चों निर्वात के लिए, याद रखना बच्चों, ये होता है निर्वात के लिए, और ये होता है प्राविद्युतांक माध्यम के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। देवदूर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ, आपको पता है दूरी के 3 घात, ये होते हैं देवदूर के कारण, ये होता है बिंदु आवेश के कारण। ये किसके कारण होता है, बिंदु आवेश के कारण। ये किसके कारण होता है, देवदूर के कारण। ये किसके कारण होता है बच्चों, याद करके बताओ, ये होता है अनंत रेखीय तार के कारण, 2k λ/r। ये होता है तार के कारण, ये होता है बिंदु आवेश के कारण, और ये होता है देवदूर के कारण होता है। आपको आना चाहिए। एक समान गति से गतिशील आवेश अगर एक समान गति से गति कर रहे हैं, तो मतलब वो त्वरित नहीं है, अत्वरित आवेश है। अत्वरित आवेश केवल विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं करता है। वायु में रखे दो आवेशों के मध्य इतना इतना बल लग रहा है, दोनों आवेशों के मध्य अगर तेल भर दिया जाए तो इतना बल लगेगा। तो बताओ उसका आपको प्राविद्युतांक निकालना है। तो आपको पता है प्राविद्युतांक का फॉर्मूला हो जाएगा निर्वात में बल अपॉन माध्यम में बल के अनुपात को ही अपन क्या बोलते हैं, प्राविद्युतांक।
निर्वात था तो कितना बल लग रहा था 10⁻⁻⁴। अब कितना लग रहा है 2.5 इंटू 10⁻⁵। 5 ऊपर जाएगा तो प्लस का, तो ऊपर बचेगा 10/2। कितना आंसर आ जाएगा 4। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 4 आंसर आ जाएगा। ये बच्चों 25-26 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन थे। इसके बाद में आपको अगर डेरिवेशन पढ़नी है तो मेरे हिसाब से आप अभी आपके पास फुल टाइम है, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पढ़ लो, उनसे बाहर आएगी नहीं आपकी डेरिवेशन। तो बच्चों अच्छे से देखो, एक तो आपको गाउस का नियम और उसके तीनों अनुप्रयोग, गाउस के नियम के तीनों अनुप्रयोग, लाइन चार्ज के कारण, परत के कारण और गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है। एक आपको द्विध्रुव पूरा करना है, द्विध्रुव के अक्ष पे तीव्रता, निरक्ष पे तीव्रता और द्विध्रुव पे लगने वाले बलाकुण का व्यंजक ज्ञात करना है। ये 6 डेरिवेशन और इसके अलावा कूलाम के नियम का सदिश रूप आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये 7 डेरिवेशन पढ़ लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनने का चांस है नहीं। एक तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ लो और ये पढ़ लो, इतना इनफ है। और अगली क्लास में अपन सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे।